नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। त्रिपुरा में भूस्खलन और बाढ़ से हाहाकार, 10 लोगों की मौत। अमित शाह ने की सीएम शाह से बात। त्रिपुरा में भारी बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार मचा है। इसके चलते राज्य में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक लापता हो गया। बाढ़ और भूस्खलन को देखते हुए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। इसके चलते अब तक 32,750 लोगों के 330 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की 4 टीमें बचाव अभियान में राज्य की सहायता कर रही हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के सीएम से बात करके हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार के मुताबिक रविवार से हो रही भारी बारिश के चलते राज्य की सभी बड़ी नदियों में जलस्तर खतरों के निशान को पार कर गई है। इससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई। करीब 1900 जगहों पर भूस्खलन के चलते सड़क मार्ग बाधित हो गया। जगह जगह जल भराव और बाढ़ से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने पश्चिम त्रिपुरा और सिपाहीजला जिले में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, असम राइफल्स समेत केंद्रीय अर्धसैनिक बल प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान में जुटे हैं। सरकार ने भारी बारिश को देखते हुए लोगों को बाहर न निकलने और सतर्कता बरतने के लिए भी कहा है। आरा में भीषण हादसा, माता पिता समेत परिवार के 5 लोगों की मौत। विंध्याचल से लौट रहे थे सभी। आरा में भीषण सड़क हादसे में परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर है। मरने वाले सभी एक ही परिवार से थे। बताया जा रहा है कि सभी लोग एसयूवी गाड़ी में सवार होकर उत्तर प्रदेश के विंध्याचल से दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। गजराजगंज थाना के बीबीगंज के पास NH 922 पर कार के ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया। अचानक गाड़ी रोड के डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि हादसे में माता पिता, बेटा बेटी और मासूम बच्चे की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं घर की बहू और एक बच्ची बाल बच गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और जांच में जुट गई। पुलिस ने सबों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मरने वाले सभी अजीमाबाद थाना क्षेत्र के कमरिया गांव के निवासी थे। सभी लोग पटना के बेली रोड स्थित अपने मकान में रहते हैं। घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि गाड़ी चला रहे ड्राइवर की आंख लग गई थी। इसकी वजह से गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। नवाब सिंह के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। रिश्तेदार के कोल्ड स्टोर पर गर्जा बुलडोजर, बाउंड्री वाल ध्वस्त। कन्नौज जिले में दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह के प्रकरण में प्रशासन ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख की संपत्ति के साथ रिश्तेदारों को भी घेरे में ले लिया है। इसी क्रम में नवाब सिंह के छोटे भाई नीलू यादव के साले के कोल्ड स्टोर पर बुलडोजर चलाया गया है। जानकारी के अनुसार ठठिया थाना क्षेत्र के बलनापुर गांव में नवाब सिंह के छोटे भाई नीलू यादव के साले कानपुर जनपद के बिठूर गांव निवासी अरविंद कुमार का कोल्ड स्टोर है। मामले के बाद तहसील प्रशासन ने कोल्ड स्टोर के निर्माण को लेकर जमीन की जांच की तो पता चला कि कोल्ड स्टोर की बाउंड्री वाल का निर्माण ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया है। इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए कई बार कहा गया था, लेकिन अभी तक उसे नहीं हटाया गया। एसडीएम ने अरविंद को 7 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम अशोक कुमार ने बताया कि नोटिस के बाद भी यदि कोल्ड स्टोर की बाउंड्री नहीं गिराई गई तो उसे प्रशासन हटवा देगा और उसमें आने वाला खर्चा शीतगृह स्वामी से वसूला जाएगा। किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में फंसे पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उनके परिवारजनों की संपत्तियों का खाका प्रशासन तैयार कर रहा है। एसडीएम सदर और तिरवा एसडीएम भी इस मामले में लेखापालों से माध्यम से जांच करवा रहे हैं। इसके अलावा जिले से बाहर कई शहरों में उसकी संपत्तियों का पता चला है, जिसके बारे में प्रशासन जानकारी एकत्र कर रहा है। शेख हसीना और पूर्व सांसदों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने राजनीतिक उथल पुथल के बीच देश छोड़कर भारत आई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सभी पूर्व सांसदों के राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। यह घोषणा बांग्लादेश के गृह विभाग ने गुरुवार को की। शेख हसीना बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और अपनी जान को खतरे में पड़ने की वजह से शरण की तलाश में 5 अगस्त को भारत में आ गई। राजनयिक पासपोर्ट धारकों को कुछ देशों की वीजा मुक्त यात्रा सहित विभिन्न विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इन पासपोर्टों को रद्द करना अगले आम चुनावों से पहले बांग्लादेश के राजनयिक और राजनीतिक ढांचे को फिर से परिभाषित करने के अंतरिम सरकार के व्यापक प्रयासों को रेखांकित करता है। शेख हसीना की स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि वह ब्रिटेन या किसी अन्य यूरोपीय देश में शरण मांग रही है, लेकिन अभी तक किसी देश ने उसे मंजूरी नहीं दी है। ढाका में एक भाषण में बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश में प्रत्यार्पित करने का आह्वान किया और मांग की कि उन पर मुकदमा चलाया जाए। भारत को सीधे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारा आपसे आह्वान है कि आप उन्हें कानूनी तरीके से बांग्लादेश सरकार को सौंप दें। इस देश के लोगों ने उनके मुकदमे का फैसला कर दिया है, उन्हें मुकदमे का सामना करने दें। मायावती ने एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने के फैसले के विरोध में भारत बंद के सफल होने पर बधाई दी।
बसपा की मुखिया मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के निर्माण से उत्पन्न रोष को लेकर कल हुए भारत बंद में बसपा की प्रभावी भागीदारी एवं एकजुटता की अपील से इसके सफल होने की सभी को बधाई दी है, किंतु कांग्रेस सपा आदि के इसके प्रति उदासीन रवैये से इनकी जातिवाद सोच को प्रमाणित किया है। मायावती ने कहा कि कल बंद के दौरान पटना बिहार में निर्दोष लोगों पर पुलिस की हुई लाठीचार्ज बर्बरता अति दुखद व निंदनीय है। सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करे और केंद्र सरकार भारत बंद के आयोजन के मद्देनजर आरक्षण के मुद्दे की संवेदनशीलता को गंभीरता से लेकर इसका शीघ्र उचित समाधान भी करे। मायावती ने कहा कि देश में करोड़ों SC/ST वर्गों को आरक्षण के उनके हक को निष्प्रभावी बनाकर अंततः उसे खत्म करने की सपा, कांग्रेस व भाजपा आदि के षड्यंत्रों से ये लोग कितने अधिक आक्रोशित हैं, यह कल के भारत बंद से साबित है। आगे भी उन्हें यह लड़ाई खुद ही अपने बल पर लड़नी होगी, तभी सही सफलता मिलेगी। पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ थाने पर भीड़ का हमला, कई पुलिस वाले घायल। सागर संभाग के छतरपुर में महाराष्ट्र के एक महंत की गई बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ केस दर्ज कराने गई भीड़ बुधवार को कोतवाली पर हिंसक हो गई। समुदाय विशेष की भीड़ ने हमला बोल दिया। हमले में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। जख्मियों में थाना प्रभारी की हालत बेहद गंभीर है। पुलिस ने 50 के करीब लोगों को पकड़ा है। बड़ी संख्या में लोगों की पहचान कर धरपकड़ की कार्रवाई अभी चल रही है। इस सिलसिले में वहाँ के पत्रकारों ने जो वीडियो शेयर किए हैं उन्हें एक बार जरूर देखना चाहिए। घटना बुधवार शाम की है। समुदाय विशेष की भीड़ थाने पहुंची थी। भीड़ की अगुवाई करने वाले चाहते थे कि उनके मजहब और सबसे बड़े आराध्य के खिलाफ महाराष्ट्र के एक महंत द्वारा की गई बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुकदमा कायम की जाए। भीड़ द्वारा की जा रही मांग को लेकर पुलिस ने कथित तौर पर हिला हवाली की तो बात बिगड़ती चली गई और आखिर में बड़ा घटनाक्रम हो गया। तमाम कोशिश के बाद भी भीड़ नहीं रुकी तो पुलिस ने कुछ राउंड हवाई फायरिंग भी की। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस संजीदगी दिखाती, वक्त पर एक्शन ले लेती तो बड़ा घटना नहीं होता। जानकारी मिली है कि भीड़ ने पहले नारेबाजी की, फिर देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें थाना प्रभारी अरविंद कुंजर, आरक्षक भूपेंद्र प्रजापति, ADM के गनमैन राजेंद्र चढ़ार घायल हो गए। बुरी तरह घायल हुए थाना प्रभारी को ICU में भर्ती किया गया है। TI की हालत गंभीर है। घटनाक्रम के बाद पुलिस ने बताया थाने के बाहर करीब 600 से 700 लोग जमा थे। उन्होंने आवेदन देने के दौरान बहस की। वे कमेंट करने वाले व्यक्ति पर FIR की मांग कर रहे थे। फिर अचानक दूसरी ओर से पथराव शुरू हो गए। हम सभी पत्थर से बचने के लिए इधर उधर भागे। इस दौरान एक पत्थर आकर सीधे मेरे सिर पर लगा। उसके बाद और पत्थर आकर लगने लगे। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम और FIR के समय क्रम पर उठाए सवाल। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम से लेकर केस दर्ज करने के समय और पूरे क्रम पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों के काम पर लौटने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के मामलों की सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार से जूनियर डॉक्टर की मौत के बाद FIR दर्ज करने के समय के बारे में पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पूछा, अगर यह अप्राकृतिक मौत का मामला नहीं है तो इसे पोस्टमार्टम के लिए क्यों ले जाया गया। पोस्टमार्टम 6:10 बजे शुरू हुआ और 7:10 बजे खत्म हुआ। 11:30 बजे अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने का क्या मतलब था। थाला पुलिस स्टेशन में UD केस 11:30 बजे दर्ज किया गया और 11:40 बजे FIR दर्ज की गई। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि UD दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम किया गया। अगर यह सच है तो इसमें कुछ खतरनाक है। मुख्य न्यायाधीश ने केस डायरी पढ़ी और कहा कि यह बिल्कुल साफ है और इससे पता चलता है कि UD मामला उसके पुलिस स्टेशन लौटने के बाद दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार हत्या की घटना के बारे में पहली प्रविष्टि दर्ज करने वाले कोलकाता पुलिस अधिकारी को अगली सुनवाई पर समय बताने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया। बदलापुर पर राहुल बोले, क्या FIR के लिए भी आंदोलन करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में स्कूली बच्चियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न को लेकर राहुल गांधी ने आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि क्या अब FIR तक दर्ज कराने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि आखिर पीड़ितों के लिए पुलिस थाने तक जाना भी इतना मुश्किल क्यों हो गया है। राहुल ने इस मुद्दे पर X पर पोस्ट किया और कहा कि बदलापुर में 2 मासूमों के साथ हुए अपराध के बाद उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहला कदम तब तक नहीं उठाया गया जब तक जनता न्याय की गुहार करते हुए सड़क पर नहीं आ गई। उन्होंने कहा FIR दर्ज नहीं होना न सिर्फ पीड़ितों को हतोत्साहित करता है बल्कि अपराधियों का भी हौसला बढ़ाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल, UP, बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बेटियों के खिलाफ शर्मनाक अपराध सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक समाज के तौर पर कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्याय दिलाने से अधिक प्रयास अपराध छिपाने के लिए किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा शिकार महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोग होते हैं। उन्होंने आगे कहा, सभी सरकारों, नागरिकों और राजनीतिक दलों को गंभीर मंथन करना होगा कि समाज में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए क्या कदम उठाया जाए। न्याय हर नागरिक का अधिकार है, उसे पुलिस और प्रशासन की मर्जी का मोहताज नहीं बनाया जा सकता।
ठाणे जिले के बदलापुर इलाके में 4 साल की 2 स्कूली छात्राओं के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने का मामला आया। बदलापुर में स्कूल के शौचालय में 12 और 13 अगस्त को एक सफाई कर्मचारी द्वारा कथित तौर पर यह कुकर्म किया गया। 16 अगस्त को एफआईआर दर्ज करने और आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस द्वारा अपराध पर कार्रवाई करने में कथित तौर पर देरी की गई थी। चंपाई सोरेन ने कहा, राजनीति नहीं छोड़ूंगा, नई पार्टी बनाने को तैयार हूँ। चंपाई सोरेन ने अब राजनीति छोड़ने का विचार त्याग दिया है। वह अब नई पार्टी बनाने की तैयारी में है। उन्होंने 3 दिन पहले कहा था कि वह 3 विकल्पों पर विचार कर रहे हैं: रिटायर होना, नई पार्टी शुरू करना या किसी अन्य पार्टी में शामिल होना। तब उनके बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। मीडिया रिपोर्टों में उनके बीजेपी नेताओं से संपर्क में होने की भी खबर आई थी। इसी बीच जब वह दिल्ली पहुंचे तो जेएमएम से अलग होने की खबरों ने जोर पकड़ा। लेकिन चंपाई सोरेन ने बुधवार को पीटीआई से कहा, यह मेरे जीवन का एक नया अध्याय है। मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे अपने समर्थकों से बहुत प्यार और समर्थन मिला है। अध्याय समाप्त हो गया है। मैं एक नया संगठन बना सकता हूँ। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का राजनीति नहीं छोड़ने वाला यह बयान आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता ने सरायकेला खरसावां जिले में अपने पैतृक गांव जिलिंगोड़ा पहुंचने पर यह बयान दिया है। बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा, मैं अपनी पार्टी क्यों नहीं बना सकता, यह 1 सप्ताह में साफ हो जाएगा। उनकी पार्टी बदलने की अटकलें सबसे पहले 18 अगस्त को तब लगी थी जब वे कुछ विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। उसी दिन बाद में चंपाई सोरेन ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें अपने ही लोगों द्वारा दुख महसूस हुआ जब उस बैठक से 3 दिन पहले उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, जिसमें उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले के मामले में 21 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्हें सोरेन परिवार का करीबी माना जाता है। लैटरल एंट्री में अब दलित सुर, तो 6 साल पहले आरक्षण क्यों हड़पा था? 6 वर्षों में कितना कुछ बदल गया, ये असर भाजपा को मिली मात्र 240 सीटों का है। शनिवार को अखबारों में यूपीएससी का एक विज्ञापन छपा जिसमें लैटरल एंट्री के जरिए 45 वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इन वरिष्ठ पदों पर भारत की आज़ादी से अब तक सिविल सर्विसेज के जरिए चुने गए या डेपुटेशन पर राज्यों में भेजे गए आईएएस जगह पाते रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने पिछले दरबारों से उच्च पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए लैटरल एंट्री का रास्ता खोजा या पुराने को जिंदा किया। लेकिन इस विज्ञापन को मंगलवार को मोदी सरकार ने खुद वापस ले लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपीएससी का विज्ञापन पीएम मोदी के निर्देश पर वापस लिया गया है। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हाशिए पर पड़े लोगों के सही प्रतिनिधित्व के लिए सामाजिक न्याय के प्रति संवैधानिक जनादेश का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने इसे वापस लेने को कहा है। यह बात छिपी नहीं है कि शनिवार को विज्ञापन आया। रविवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर ऐतराज जताया कि इसमें आरक्षण क्यों हड़पा जा रहा है। आईएएस वाले युवक कहाँ जाएंगे? सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। सोमवार को राहुल, खड़गे, अखिलेश और बसपा प्रमुख मायावती ने फिर से आरक्षण हड़पने का आरोप दोहराया और सरकार से कहा कि इस विज्ञापन को वापस लिया जाए। उसी दिन एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान और जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि हम इसके विरोध में हैं, सरकार से कहेंगे कि इसे वापस लिया जाए। तब सरकार को होश आया। मंगलवार को यूपीएससी का विज्ञापन वापस ले लिया गया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। यह भाजपा को इस बार मिली 240 सीटों का असर है। 6 साल पहले यानी 2018 से ही तो लेटरल भर्ती शुरू हो गई थी और मोदी सरकार अब तक 67 लोगों को लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में उच्च पदों पर नियुक्त कर चुकी है। तब 2014 और 2019 में उसके पास प्रचंड बहुमत था। इस बार भी अगर उसके पास बहुमत होता तो न वह विपक्ष की बात सुनती और न एनडीए के घटक दलों की। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।